हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी बेदांग में। फ्रेंड्स, आज का हमारा इकोलॉजी इन्वायरमेंट का लेक्चर है 5। यानी कि अब तक हमने 4 लेक्चर आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। आज का जो लेक्चर है वह है जैव विविधता एवं संरक्षण पर। काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये और यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। मैं बताऊंगा कौन सा प्रश्न किस तरह से बनता है। और इसके अलावा जो है हम एक जो है लेक्चर आपको दे चुके हैं। पिछला लेक्चर हमारा था अध्याय 4। ये था पारिस्थितिकी पिरामिड एवं जैव आवर्धन। काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहाँ से प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप जो है चैनल पर विजिट करके ये वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि जैव विविधता क्या है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली समस्त जीव जंतुओं, पौधों, सूक्ष्म जीवों तथा उनके पारिस्थितिक तंत्र की विविधता को ही क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। जैसे कि आप देखिए कि पृथ्वी पर जो समस्त जीव हैं और इनका जो पारितंत्र है उसको ही हम क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता जो है इसके 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए देख लेते हैं। एक तो होती है आनुवंशिक विविधता, दूसरी प्रजातीय विविधता और तीसरी पारिस्थितिकी विविधता। इनको हम अलग अलग देखेंगे। आनुवंशिक विविधता क्या होती है? किसी एक प्रजाति के भीतर जीन या आनुवंशिक गुणों में पाए जाने वाले अंतर को आनुवंशिक विविधता कहते हैं। किसी क्षेत्र में विभिन्न प्रजाति स्पीशीज की विविधता को हम क्या कहते हैं? प्रजातीय विविधता कहते हैं। इसी तरह से किसी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों यानी कि इकोसिस्टम्स में जो विविधता होती है उसको हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र विविधता कहते हैं। चलिए देखते हैं प्रजातीय और आनुवंशिक विविधता को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। प्रजातीय विविधता क्या है? किसी दिए गए क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की प्रजातियों यानी कि स्पीशीज की विविधता को ही क्या कहते हैं? प्रजातीय विविधता कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर हम एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे आप मान लेते हैं किसी एक नेशनल पार्क में जाते हैं घूमने, तो वहां पर आप देखते हैं विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को, जैसे कि शेर, भेड़िया, हिरन, विभिन्न प्रकार के जो है पक्षी। तो इस तरह जो एक विविधता तैयार होती है इसको हम कहते हैं क्या? प्रजातीय विविधता। यानी कि किसी विशेष क्षेत्र में नाना प्रकार के जीव जंतुओं का पाया जाना ही क्या है? प्रजातीय विविधता है। अब देख लेते हैं आनुवंशिक विविधता। आनुवंशिक विविधता क्या है? एक ही प्रजाति के व्यक्तियों में पाए जाने वाले आनुवंशिक गुणों में यानी कि जो उनके जीन्स हैं उनमें होने वाले अंतर को ही आनुवंशिक विविधता कहते हैं। जैसे कि सपोज करते हैं यहाँ पर हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर तौर पे एक पौधा लेते हैं। पौधा जो है उसको हम जीन में परिवर्तन करके उसको कुछ इस तरह से बनाते हैं जिससे जो है इसकी वेरीगेटेड लीव्स हो जाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार की लीव्स होती हैं। इसी तरह से अगर हम देखें तो प्रजातीय विविधता कैसी होती है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ही जाति का कुत्ता है लेकिन वह अलग अलग प्रकार का है। कद छोटा हो सकता है, रंग अलग हो सकता है। तो ये सब प्रजातीय विविधता है। कैसे आइए समझते हैं। एक ही प्रजाति में विविधता कैसे आती है? जीन यानी कि जीन में परिवर्तन, म्यूटेशन, प्रकृति चयन, पर्यावरण के प्रभाव तथा प्रजनन की प्रक्रियाओं के कारण एक ही प्रजाति के व्यक्तियों में भिन्न भिन्न गुण उत्पन्न होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रजातीय विविधता कहते हैं। एक बात आप याद रखिए कि प्रजातीय विविधता में विभिन्न प्रकार की जो है प्रजातियां शामिल होती हैं, जबकि आनुवांशिक विविधता में एक ही प्रकार की जो प्रजाति है उसके अंतर के हम समझते हैं, उनके भीतर के अंतर को समझते हैं। चलिए आगे देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र विविधता यानी कि इकोसिस्टम्स डायवर्सिटी। क्या है ये? कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम्स पाए जाते हैं जिनकी भौतिक स्थितियां, जलवायु, वनस्पति, जीव जंतु भिन्न भिन्न होते हैं। इन्हीं विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों की विविधता को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक विविधता कहते हैं। कैसे आइए एक बार इसको समझ लेते हैं। जैसे कि आप देखिए वन पारितंत्र है, कहीं पर वन है तो वहां पर ऊंचे ऊंचे वन होंगे, बड़ी बड़ी घास होगी, तो वहां पर जीव जंतु अलग अलग प्रकार के होंगे। जैसे कि वहां चरने वाले भी जीव होंगे, उनके शिकार करने वाले भी जीव होंगे, साथ ही सांप भी होंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि पक्षी भी होंगे नाना प्रकार के। तो ये तमाम जो है यहाँ पर पाई जाने वाली जो स्पीसीज है वह क्या है? वन पारितंत्र यानी कि फॉरेस्ट में पाई जाने वाली जो स्पीसीज है और पेड़ भी है, घास भी है, तो इस सबको हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र। इसके अलावा जो है घास भूमि यहाँ पर अलग आपको देखने को मिलेगा। छोटी छोटी घास होगी, घास को चरने वाले जीव होंगे, इन जीवों को खाने वाले भी जीव होंगे और छोटे छोटे जो है और भी पक्षी होंगे। इसके अलावा कहीं कहीं पर आपको पेड़ भी देखने को मिलेंगे लेकिन ज्यादा पेड़ नहीं होंगे। इसके अलावा हम देखते हैं मरुस्थल यानी कि डेजर्ट क्षेत्र। यहाँ पर अलग प्रकार के जीव जंतु होंगे, जैसे कि कैक्टस प्रकार के जो है यहाँ पर
वनस्पति होगी, साथ ही इनको चरने वाले जीव होंगे जैसे कि ऊँट जिनकी जुबान मोटी होगी, पैर गद्देदार होंगे जैसे कि मैंने आपको बताया है। और इसके अलावा गर्मी को सहने की क्षमता होगी इनके अंदर। छोटे-छोटे जीव होंगे जैसे छिपकली, साँप, बिच्छू एक्सेट्रा। ऐसे ही जो पहाड़ों पर आप देखते हैं ठंडे प्रदेश यानी कि ध्रुवीय प्रदेश, वहाँ की जैव विविधता अलग होगी। आर्द्रभूमि क्षेत्र की जैव विविधता अलग होगी क्योंकि यहाँ पर दलदल क्षेत्र होगा। अनेक प्रकार के जो पक्षी हैं वो आएँगे यहाँ पर, घोंघे वगैरह होंगे, साथ ही मछलियाँ होंगी नाना प्रकार की। इसके अलावा समुद्री पारितंत्र की अगर विविधता देखें तो समुद्र, महासागर, मूंगे, चट्टानें अत्यधिक जो हैं जैव विविधता समुद्री जीवों का घर होती हैं, तो ये आप समझ सकते हैं। अब देख लेते हैं इन सभी पारिस्थितिकी तंत्रों की संरचना, कार्यप्रणाली और यहाँ रहने वाले जीव जंतुओं में भिन्नता होती है। ये भिन्नता ही पारिस्थितिक तंत्र विविधता का आधार होती है। चलिए आगे देखते हैं जैव विविधता का महत्व क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं और फिर इनके संरक्षण की विधियां देखेंगे। विधियां काफी महत्वपूर्ण हैं और जो है यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो उसको आप याद रखिए। पारिस्थितिक महत्व जो है इसका आखिर क्या है? ये पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखती है, पोषक चक्र, जल चक्र और वायु शुद्धि में सहायक होती है। आर्थिक महत्व इसका क्या है कि वन, मछली, खनिज, रेशा, लकड़ी, रबड़ आदि अनेक प्रकार के प्राकृतिक संसाधन अर्थव्यवस्था को सहारा देते हैं। औषधीय महत्व की बात करें तो अनेक पौधे, जड़ी बूटी, जीवों से दवाइयां प्राप्त होती हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य होती हैं। खाद्य एवं कृषि का महत्व अगर हम देखें तो भोजन, फल, सब्जियां, अनाज, दालें परागण में सहायक कीट यहाँ पर देखने को मिलते हैं और कृषि का उत्पादन बढ़ाते हैं। सांस्कृतिक एवं सामाजिक महत्व अगर हम देखें तो हमारी परंपराएं, त्योहार, लोक कथाएं और धार्मिक मान्यताएं जैव विविधता से गहराई से जुड़ी हुई हैं। देखिए यहाँ पर संक्षेप में हम देख सकते हैं कि परिस्थिति संतुलन को बनाए रखने में ये सहायक होती है। साथ ही जो है आर्थिक समृद्धि यानी कि आर्थिक जो वृद्धि है, समृद्धि है उसके लिए हमें ये उपयोगी होता है। जैसे कि हम यहाँ से लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं, शहद प्राप्त कर सकते हैं या फिर ऐसे ही आर्थिक मूल्य की जो चीज़ें हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो यहाँ से हम जड़ी-बूटियाँ प्राप्त कर सकते हैं या ऐसे ही और जो चीज़ें हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं। भोजन की दृष्टि से देखें तो हमें फल फल है, सब्जियाँ हैं और अनाज है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमें कंदमूल फल जो हम प्राचीन काल से जो है जीवन परिस्थिति के ऊपर निर्भर थे, तो वो चीज़ें हमें मिलती हैं जैसे कि मछलियाँ हैं आदि चीज़ें। सांस्कृतिक परंपराएँ जैसे कि हमारी सांस्कृतिक जो परंपराएँ हैं इसके साथ पहले से ही जुड़ी हुई हैं। इसी तरह से जो स्वास्थ्य है ये चरक संहिता तो पूरी ही इसके ऊपर लिखी गई है। इसके अलावा अगर हम देखें सांस्कृतिक महत्व तो सांस्कृतिक महत्व जैसे कि आप विशेष त्योहार देखते हैं, बसंत पंचमी देखते हैं या ऐसे ही जो अन्य त्योहार हैं उनको हम देखते हैं तो हमारी सांस्कृतिक जो जड़ें हैं इसके साथ जुड़ी हुई हैं। विभिन्न त्योहार होते हैं फसलों के समय में, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। जैव विविधता ही जीवन है, इसे बचाना हम सबका कर्तव्य है। अब देखते हैं इसके खतरे, क्योंकि कोई भी चीज़ है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है और कहीं न कहीं उसको कुछ लूटने खसोटने वाले लोग आ जाते हैं, उनको छीनने वाले लोग आ जाते हैं या उनको चोरी से चुराने वाले लोग भी होते हैं। उसको जो है हमें संरक्षण प्रदान करना है, उसकी हमें सुरक्षा करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना है? देखिए, सबसे पहले देखते हैं इनके खतरों को, खतरा क्या है? यानी कि कौन-कौन सी समस्याएँ देखी जाती हैं। नंबर 1 तो है आवास विनाश, ये जो है यूपीपीसीएस के लिए एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूपीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार-बार पूछता है। तो आप आरओ से लेकर जितने भी यूपीपीसीएस या बीपीएससी या जो स्टेट पीसीएस या फिर यहाँ तक कि यूपीएससी तक के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार प्रश्न पूछा गया है। अगर आपको यकीन ना हो तो पीवाईक्यू उठाइए, चेक कीजिए, मिलेगा आपको। तो हम बात करें आवास विनाश। आवास विनाश जो है शहरी औद्योगिकरण, सड़क, बांध एवं खनन जैसी गतिविधियों के कारण जो है प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। तो इनके कारण जो है अत्यधिक जो अर्बनीकरण है या अर्बनाइजेशन है, इसके कारण जो है प्राकृतिक आवास नष्ट होते जा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे मानव जीव संघर्ष लगातार बढ़ता जाता है। जैसे कि किसी शहर में शेर आ जाता है, किसी में हाथी आ जाता है, तो ये मानव जीव संघर्ष का उदाहरण है। वनों की कटाई अगर हम देखें तो लकड़ी, कृषि विस्तार, ईंधन और अन्य मानवीय आवश्यकताओं के कारण बड़े पैमाने पर वनों की कटाई हो रही है, जिसके कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग का खतरा लगातार बढ़ता जाता है। प्रदूषण भी इसमें शामिल है, जैसे कि वायु, जल, मृदा एवं ध्वनि प्रदूषण के कारण जीवों का जीवन चक्र प्रभावित होता है और उनकी संख्या घटती जाती है। कई बार आपने न्यूज़ में सुना होगा कि कोई मछली है या कोई कछुआ है जो है इनके जाल में फँस जाते हैं या फिर किसी बोतल में या फिर इसी तरह से छोटे-छोटे जीव हैं किसी बोतल में बंद हो जाते हैं।
या फिर आप देख रहे होंगे कि जो है जो फिशिंग करते हैं बोट से, तो उसमें एक नाना प्रकार के जो है जाल और जो कंटेनर हैं उनका यूज़ किया जाता है। तो कई बार जो है कंटेनर समुद्र में ही छूट जाते हैं, जिससे कई समस्याएँ देखने को मिलती हैं। इसी तरह से एक सबसे बड़ी विकराल जो समस्या देखने को आती है वह है ऑयल स्पिल, यानी कि जो हमारे लिए ऑयल आता है या समुद्र में जो ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है उसका जो स्पिल यानी कि उसका फैलाव होता है, इसके कारण भी समस्याएँ देखने को मिलती हैं। जलवायु परिवर्तन क्या है कि तापमान वृद्धि, अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़, हिमनद पिघलना आदि जो है आदि से पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो जाता है। अतिदोहन जैसे मैंने आपको बताया फिशिंग, इसके अलावा अत्यधिक शिकार, मत्स्य शिकार, लकड़ी कटाई, वन्य संसाधनों का अतिदोहन जीवों की संख्या को तेजी से घटा रहा है, यानी कि उनकी प्राकृतिक आवास का विनाश हो रहा है। आक्रामक विदेशी प्रजातियां, कुछ विदेशी प्रजातियां स्थानीय प्रजातियों के साथ प्रतिस्पर्धा करती हैं, उनके आवास और भोजन पर कब्जा कर लेती हैं तथा उन्हें विलुप्ति की ओर धकेल देती हैं। तो इन सभी खतरों के कारण जैव विविधता गंभीर संकट में है। यदि समय रहते रोकथाम न की जाए तो अनेक प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं और जीवन संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए हमें जो है इनके अगर हम बात करें इनके रोकथाम के लिए कई कदम उठाने होते हैं। आइए उनको देख लेते हैं। जैव विविधता का संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी क्या है, इसको देख लेते हैं कि जैव विविधता हमारे जीवन का आधार है। इसके संरक्षण से पारिस्थितिक संतुलन, प्राकृतिक संसाधनों की निरंतरता और आगामी पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रहता है। इसके संरक्षण की मुख्यतः दो विधियां मानी जाती हैं। एक तो है इन सीटू संरक्षण और दूसरा है एक्स सीटू संरक्षण। इन सीटू संरक्षण की बात करें तो प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास में ही किया जाता है, जबकि एक्स सीटू में जो प्रजातियों का संरक्षण है उनके प्राकृतिक आवास से बाहर किया जाता है। आइए इनको अलग-अलग देखते हैं और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। इन सिटू संरक्षण यानी कि उनका जो है संरक्षण कहाँ होता है? उनके प्राकृतिक आवास में। इससे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये जो है यूपीपीसीएस, यूपीएससी यानी कि आईएएस का जो पेपर होता है, साथ ही बीपीएससी, टीचिंग के एग्जाम, इसके अलावा आरएएस यानी कि राजस्थान पीसीएस और यूके पीसीएस, ऐसी ही विभिन्न परीक्षाओं में ये प्रश्न बार-बार पूछा गया है। आप इसको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये प्रश्न जो है इतना महत्वपूर्ण है कि हर 2 साल बाद रिपीट हो जाता है। तो इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िए। साथ ही मैं आपको बता देता हूँ, अगर मेरी बात पे यकीन ना हो तो आप किसी भी स्टेट पीसीएस का या किसी का भी पेपर उठाइए जिसमें जो है सॉरी, जिसमें जीएस जो है रिलेवेंट हो, आप उसमें देखिए, आपको ये देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या है इन सीटू संरक्षण यानी कि प्राकृतिक आवास में संरक्षण। प्रजातियों को उनके प्राकृतिक घर में ही सुरक्षित किया जाता है। कैसे किया जाता है? जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं उनमें उनको जो है अच्छे से ऐसा माहौल दिया जाता है ताकि वो सुरक्षित महसूस कर सकें और वहाँ अपना निवास कर सकें, यानी कि उनका घर बनाया जाता है, उसकी सुरक्षा की जाती है, उसकी निगरानी की जाती है। सरकार जो है इसको लगातार देख-रेख करती है, जैसे कि वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र और समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। ये जो हैं सारे सरकार के संरक्षण में होते हैं और इन पर लगातार निगरानी होती है ताकि जो है यहाँ पर अवैध शिकार या फिर जीवों को नुकसान ना हो और जो वल्नरेबल जीव हैं उनको यहाँ पर छोड़ दिया जाता है ताकि वह अपनी आबादी को बढ़ा सके। दूसरी तरफ अगर हम देखें एक्सी टू संरक्षण क्या है? प्राकृतिक आवास से बाहर संरक्षण क्यों किया जाता है? इसको समझ लेते हैं। देखिए, प्राकृतिक आवास से बाहर संरक्षण जो है करने का मेन कारण ये है, क्योंकि यहाँ पर जो है जीव जीव जैसे कि कोई ऐसा जीव है जो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में है। अब वो जो है उसको उसके प्राकृतिक आवास में बचा पाना संभव नहीं है, मुश्किल है। तो उसको क्या करते हैं, उसको ले जाते हैं जैसे कि चिड़ियाघर में, वनस्पति उद्यान में, तो उसको वहाँ ले जाते हैं, वहाँ उसको अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं, उसको ऐसा माहौल देते हैं जैसे ही जंगल में दिया जाता है और उसको अच्छे से उसकी नियमित जो है निगरानी की जाती है, जिसकी वजह से वह जीव जो है सुरक्षित होता है और अपनी आबादी को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ता है और फिर उसके बाद उसको जंगल में छोड़ दिया जाता है। दूसरा जो है, अगर कोई जीव जो है एक्सटिंक्ट हो चुका है, विलुप्त हो चुका है, तो उसका जीन बैंक में उसको रखा जाता है या ऊतक टिश्यू जो कल्चर है उसको आगे बढ़ाया जाता है। तो ये जो है क्या है,
प्राकृतिक आवास से बाहर का संरक्षण, जैसे कि चिड़ियाघर, वनस्पति, जीन बैंक और उतक संवर्धन। कुछ देख लेते हैं, कुछ विशेषताएं हैं इन सीटू की देखते हैं। प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र यथावत बना रहता है, इसलिए इसका उपयोग होता है। दूसरा, दीर्घकालिक और पूर्ण संरक्षण प्रदान किया जाता है, तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरा है कि विशेषताएं, दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण में ये सहायक होता है। कौन? एक्सीटू। शोध, प्रजनन और पुनर्स्थापन में जो है ये उपयोगी होता है। तो आप जो है इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि प्रश्न यहाँ से बनते हैं। आगे देखते हैं, जैव यानी कि जैव विविधता के लिए खतरे। खतरों की बात अगर हम करें तो अभी मैंने आपको बताया भी है क्या क्या खतरे हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। आवास विनाश का विखंडन, अत्यधिक दोहन, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, आक्रामक विदेशी प्रजातियां। अब प्रश्न आता है कि हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा पर्यावरण हमारे लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि हम जो है खुलकर सांस ले रहे हैं, स्वच्छ वायु हमें मिल रही है, स्वच्छ पानी मिल रहा है, स्वच्छ अगर हम देखें मृदा है, तो इसकी वजह से जो है हम भी स्वस्थ रहेंगे। और आगे जो है हम जब पर्यावरण प्रदूषण पर चर्चा करेंगे तो वहां पर हम आपको बताएंगे कि आखिर इससे हमें नुकसान क्या होता है और कौन कौन सी बीमारियां इनके कारण हमें देखने को मिलती हैं। जैसे कि कोरोना वायरस अभी आपने देखा, तो वह भी इसका ही एक परिणाम है। तो हम क्या कर सकते हैं, वृक्षारोपण कर सकते हैं और वन संरक्षण को बढ़ावा दे सकते हैं। जल, वायु और मृदा प्रदूषण को कम करने में सहायता कर सकते हैं। वन्य जीवों का शिकार न करें और अवैध तस्करी का विरोध कर सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग करें और पुनर्चक्रण को अपनाएं। जन जागरूकता फैलाएं और संरक्षण में सक्रिय भागीदारी निभा सकते हैं। तो इस तरह का हम कर सकते हैं, और हम गवर्नमेंट के ऊपर दबाव भी बना सकते हैं ताकि जो है पर्यावरण के लिए काम कर सके। चलिए आगे देखते हैं, जैव विविधता संरक्षण के उपाय। जैव विविधता संरक्षण के उपाय यानी कि कंजर्वेशन मेस्यो। तो क्या है संरक्षण के उपाय? नंबर एक, संरक्षित क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्रों, बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या को बढ़ाना चाहिए गवर्नमेंट को। साथ ही वनों का संरक्षण और पुनर्वनीकरण, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें और वनों की कटाई को रोकना है, जिससे प्राकृतिक आवास सुरक्षित रहे और मानव वन्यजीव संघर्ष देखने को ना मिले। प्रदूषण नियंत्रण, जैसे कि जल, वायु, मृदा प्रदूषण को कम करना है, प्लास्टिक उपयोग को घटाना और अपशिष्ट प्रबंधन करना आवश्यक है। जन जागरूकता और शिक्षा की बात करें तो लोगों को जैव विविधता के महत्व और संरक्षण के प्रति जागरूक करना तथा पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देना। सतत विकास और संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, प्राकृतिक जो संसाधन है उनका सीमित और संतुलित उपयोग करें ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन उपलब्ध हो, इसी को सतत विकास कहा जाता है। तो आगे हम इसकी भी चर्चा करेंगे, और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है इन्वायरमेंट वाला। तो इसको अगर कुछ लोग जैसे परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं वो भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन से जुड़ा होता है। तो इस तरह से जो हमारा ये चैप्टर है ये खत्म होता है, और अगला अध्याय 6 है जिसमें हम चर्चा करेंगे पर्यावरण प्रदूषण की। काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है, प्रश्न यहाँ से आते हैं, कैसे प्रश्न बनते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही जो है कुछ प्रमुख कानून है, अधिनियम है, उन पर भी चर्चा करेंगे। डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से आते हैं, इन पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और जो पॉल्यूशन है, अलग अलग प्रकार का पॉल्यूशन किस तरह से होता है, आप जब देखेंगे तब आपको महसूस होगा कि हाँ, इसके अलावा मुझे कोई और वीडियो नहीं देखनी है। तो आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही जो है वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है। थैंक यू।